दो चीजें जो सबसे, मैं हमेशा एक बात बताऊंगा कि मैंने चीमा साहब वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं और मैं वाशिंगटन डीसी को देखता हूं कि हाउ द वाशिंगटन डीसी इज गोइंग टू ऑपरेट इन द फ्यूचर और ऑपरेटिंग राइट नाउ। उसमें सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल पाकिस्तान के लिए दो चीजें हैं। एक वहां अप्रूवल फ्रॉम इजरायली लॉबी एंड द सेकंड अप्रूवल गोइंग थ्रू द इंडियन लॉबी, भारत की लॉबी से। बिलावल भुट्टो साहब काफी मिच्योर उन्होंने अपने आप को मनवाया है, उनका कद का ठीक था, लेकिन मुझे एक बात पे एतराज था। उन्होंने बिलखुसूस एक चीज गिला दिया कि भारत ने हमारा फ्लड के दौर में इस हमारी जो इंसानी मुश्किल आई है उसमें भारत ने हमारी मदद नहीं की। एक तरफ तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया शुड हैव हेल्प्ड अस, लेकिन दूसरी तरफ आपने फिर वही उनके इंटरनल चीजों को डिस्कस किया। हिंदुत्व आइडिया को उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बिलखसूस ये कहा कि इंडिया इज नॉट सेकुलर एनीमोर। मैं समझता हूं कि कई चीजें अगर ठीक भी हों पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से, लेकिन जब आप एक तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लड में हमारी मदद की जाए और दूसरा फिर आप साथ ही ये कह उनके इंटरनल मैटर्स में आप उनके ऊपर तवज्जो दें। इसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच दी। उन्होंने अपनी स्पीच में एक वर्ल्ड लीडर, दुनिया के सारे मैटर्स को डिस्कस करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने इजराइल को डिस्कस किया, उन्होंने भारत के बारे में डिस्कस किया, उनकी माइनॉरिटीज के जो हालात है उसको डिस्कस किया, और साथ उन्होंने एक ऑफर भी दे दी, एक ऑफर दी भी और नहीं भी। उन्होंने उसमें कहा है कि हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, ये कि यूनाइटेड नेशन चार्टर, उनके बाद उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो वो डिस्कस कर दिया कश्मीर का, ये सारी चीजें थी। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल एक आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का एक ओवरऑल क्या एक मूड था पूरा सारा। यूनाइटेड नेशंस के 5 मेजर पॉइंट थे जो उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की। एक यूक्रेन की वॉर, दूसरा इन्फ्लेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तीसरा था पोलराइजिंग, और चौथा था एनर्जी, और पांचवा था ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया के मौसमियात, इनके हालात क्या थे। अगर देखा जाए तो इन 5 में से 5 मेजर पॉइंट्स में से 3 जो है वो पाकिस्तान रिलेटेड हैं। फूड सेफ्टी वो, और उसके बाद एनर्जी, और 3 मौसमियात जिसकी वजह से इस वक्त फ्लड की तरफ इशारा किया गया। अब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया तो थोड़ा बहुत आपको रिकॉग्नाइज करती है कि यू आर गोइंग थ्रू क्राइसिस, लेकिन मुझे 2 चीजों के साथ सख्त गिला है। आपको चीमा साहब मुझसे एग्री करना होगा कि आपकी रूलिंग एलीट ने फ्लड को इग्नोर कर रहे हैं मुसलसल, और दूसरा मुझे गिला होगा कि आपके मीडिया आउटलेट्स जो हैं, जो कि एक इंडस्ट्री बन चुके हैं, उन्होंने भी फ्लड को तवज्जो नहीं दी बिल्कुल। और तीसरा मुझे जो गिला है इसमें कि हमारी एक पार्टी मुसलसल हर शहर के अंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रही है। आज भी उन्होंने रहीम यार खां में एक कॉन्सर्ट किया जो कि बिल्कुल फ्लड एरियाज के बिल्कुल पास है। एक ट्रेजेडी है कि आपके 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। एंजेलिना जूली चली गई है, उसके बाद अर्तुगरुल गाजी की कास्ट चली गई है, लेकिन आपके किसी सिंगर ने, किसी सियासी लीडर ने, किसी डुअल नेशनल रूलिंग एलीट ने इसको बादर ही नहीं किया। हमारे एक्टर तार साहब कनाडा गए हुए हैं सारे। आपका मुझे तो खैर नहीं पता था, आपके तो स्पीकर साहब भी नियाग्रा फॉल पे बैठे रहे हैं आके सरकारी खर्चे पे। मुझे एतराज था कि शहबाज शरीफ साहब 3 दिन पहले क्यों आए हैं। मुझे एतराज था कि एससीओ के सेशन के दौरान आपके दोनों जो लीडर हैं, आपके शहबाज शरीफ साहब और आपके बिलावल भुट्टो साहब, अलग अलग तैयारों में सफर करके गए हैं, आंतराज साथ मौजूद था, और आप बिल्कुल यू आर नॉट बिहेविंग दैट यू आर इन द क्राइसिस। अगर मैं जाती तौर पे मुझसे पूछें, मैं शहबाज शरीफ साहब की जगह होता तो मैं टाई भी ना लगाता और अपनी शेव भी ना बनाता। लगता कि मैं एक सलाबज़दा मुल्क कंट्री का, मैं एक उजड़े हुए मुल्क का वजीर आजम हूं। मैं इस तरह का हुलिया बना के जाता, लेकिन अफसोस कि मैंने उनके कपड़े देखे, उनके सूट पूटन से भी महंगे थे। डबल ब्रेस्ट पावर सूट पहन के फिर रहे थे वो, जिस तरह वो मेरा मकसद है कि यहाँ पे किसी सियासी जगह पर आए हैं, कद काठ बड़ा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जा रहे हैं। इनको क्वीन में भी हमारे हाई कमीशन को जाना चाहिए था, इंग्लैंड में वहां पे जाना जरूरी नहीं था, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट कंट्री, और एक जिसका आधे से ज्यादा जो है उजड़ गई हर चीज सैलाब से, लेकिन यू आर नॉट बिहेविंग लाइक इट, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक, एंड वर्ल्ड इज वाचिंग यू। एक आपको आटे के नमक के बराबर जो है वो आपको मदद दी गई है। एंजेलिना जूली ने कहा है कि दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू से डू मोर, लेकिन किस तरह डू मोर? मुझे ये बताएं कि एक तो इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिनकी जेबें भारी हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है, लेकिन वह उनके ऊपर अपने मुसीबतें आ चुकी हैं, यूक्रेन की और रशियन पाइपलाइन की। इस वक्त यूरोपियन इकोनॉमीज आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द रशियन पाइपलाइन। तो वो अपनी इकोनॉमीज को बचाएं, वो अपने टैक्स पेयर्स को देखें, या आपकी रूलिंग एलीट जो डुअल नेशनल है, जिनके कनाडा, लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें। हाउ डेयर यू थिंक अबाउट इट? जरा सोचना होगा आपको।
आप पहले अपने रिप्यूट ठीक करें, और दूसरा मैंने कल एक जगह पे बिल्कुल बेखसूस ये कहा है, आज भी मैं ये कहूंगा, मैं बड़ी रिसर्च के साथ, बड़ी चीजों के साथ मैं इसकी मिसालें भी दे सकूंगा, मैं ईरान की मिसाल दूंगा और कई मुमालिक की मिसाल दूंगा जो एम्बार्गो और सैंक्शंस के दौरान भी सर्वाइव कर गए हैं पिछले 20-30 साल से। लेकिन सैलाब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आज भी आपको तबाह करेगी तो आपकी करप्शन तबाह करेगी, आपकी किरदार साजी जो आपने करनी छोड़ दी है, अपने बच्चों के दिनों आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी है, ये आपको बर्बाद करेगी। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तानी, मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि वजह यह है कि आपके ट्रक जाते हैं जब ऑन ग्राउंड तो 20-20 मील पहले लूट लिए जाते हैं। आपके जलजला जो के लोग थे वहां भी ट्रक जो है वो असली मंजिल पे पहुंचने से पहले लूट लिए जाते थे। और दूसरा उसमें यह है कि अब इस वक्त देखें ना, दुनिया आपके लिए आप पे तरस कर भी रही है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही, क्योंकि आपने अपने किरदार साजी, आपने रिप्यूट ऐसी दुनिया में स्टैब्लिश कर दी है कि इस वक्त दुनिया आपसे डरती है, आपकी मदद करने से डरती है। लेकिन यह है कि आप, और दूसरा उसमें मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा चीमा साहब, बिलखुसूस उस आर्टिकल लिखा गया था कि इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं कर रही है। तो उसमें एक वजह यह भी थी कि आप अभी तक अपने सैलाब की असेसमेंट ही नहीं कर सके, आप सही नंबर ही लोगों को नहीं बता सके, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ। आपकी हुकूमत के हालात इतने खराब हैं कि आपकी आप उसका मैं क्या, आपका तो एक चीजें, एक वाकया देखा जाए तो पाकिस्तान का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जिसकी एक मिसाल CCPO लाहौर डोगर साहब, उन्होंने जिस तरीके से वफाक ने वापस मंगाया और परवेज लाई को झुक के उन्होंने जो जाके सलाम किया है ब्यूरोक्रेसी ने, उन्होंने बिल्कुल आपकी जो मैं अब क्या बताऊं, उसमें आप देखा जाए फेडरेशन और सूबों की, आज सूबा सरहद ने कहा है कि हम अपनी पुलिस नहीं इस्लामाबाद भेजेंगे। आज मेरे बार बार आपका जो 25 माइल रेडियस इस्लामाबाद है, और एक प्लान तय कर लिया गया है कि इस्लामाबाद के एंट्रेंस और एग्जिट किस तरह बंद करने हैं। चारों तरफ से, आजाद कश्मीर से, गिलगित बिल्तिस्तान से लोग आ रहे हैं, सूबा सरहद से आएंगे और पंजाब से आएंगे। और आज जो आपकी अगर स्पीच सुनी जाए रहीम यार खान की, तो खान साहब ने एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट को चार्ज किया है। उन्होंने नारे लगा लगा के कहा है कि उन्होंने आपको नामालूम नंबरों से काले आए तो उनको कहो आइन में ये है। और खान साहब मुझे ये बताएं, 3.5 साल में आपने ना थाने रिफॉर्म किए हैं, ना आपने अपनी कोर्ट्स रिफॉर्म की हैं। आप तो छुप जाएंगे जाके पेशावर में, ये गरीबों के बच्चे, इनको जूते पड़ेंगे थानों में जाके। वो थानेदार जब पीछे पड़ते हैं ना, तो वो खान साहब आप तो चले छुप जाते हैं ना जाके अपनी, जहां आपके राजधानियां हैं, जहां आपकी हुकूमतें हैं, जिनको आप चार्ज करके गए हैं, वो अगर नामालूम कालों से अगर उनको कहेंगे ना, गालियां निकालेंगे, तो थानों में और जो कचहरियों में उनका हशर होगा, वो आपको नहीं पता, वो सफर करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो आपने बच्चे तैयार करके सऊदी अरेबिया में भेजे थे, जिन्होंने नारे लगाए थे, उनको 5-5 साल सजा हो गई है सऊदी अरेबिया में, आपने कभी पूछा उनके बारे में? अब उनके बच्चों का क्या बनेगा, उनका क्या मुस्तकबिल है? जो अलग-अलग अप्रोच है, इसका आप क्या समझते हैं, कोई नुकसान हुआ होगा यहाँ के? आप समझते हैं डिप्लोमेसी मजबूत हुई है? नहीं, उसमें चीमा साहब नुकसान तब होता है जब आपकी कुछ आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी कोई चीज हो तो आप लूज करेंगे ना। आपके पास तो कुछ मौजूद ही नहीं है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी को डेंट तब पड़ता है, नुकसान तब होता है अगर कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी हो तो। कि इस वक्त मेरे ख्याल में जाती तौर जो आप अगर मुझे पूछे इन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ भी नहीं अचीव किया, जीरो अचीवमेंट। उसकी वजह यह है, आप मुझे यह बताएं कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कोई प्लान लेआउट किया है, यूनाइटेड नेशंस के सामने कोई प्लान रखा है? कोई नहीं। कोई इन्होंने ऐसा हिकमत अमली या कोई ऐसी चीज रखी हुई नहीं। दूसरा मुझे यह बताएं कि इस वक्त किसी मुल्क ने खुल के आपको कहा हो कि हम आपकी मदद करते हैं? बस वो जिस तरीके से खान साहब ने लोगों से प्लेज कराए हैं, इन्होंने भी प्लेज ही हुआ है, उससे आप देखेंगे कुछ जाता है कि नहीं जाता। लेकिन मिनिमल $160 मिलियन यूनाइटेड नेशन ने सोचा है, वो देने की बात नहीं कर रहे। 160 मिलियन की बात वो कर रहे हैं कि किसी कॉन्फ्लिक्ट या जंग में भी नहीं इतना डैमेज हुआ होगा पाकिस्तान आर्मी को जितना खान साहब ने किया। तो खान साहब अगर अपनी फौज को नहीं बख्श रहे, खान साहब, मेरा मकसद है कि, और खान साहब इशारे कर करके लोगों को कहते हैं कि फौज के खिलाफ उकसाते हैं, चीजें करते हैं, तो ये कोई भाई ये $25,000 महीना, मुझे ये बताएं, आज भी वो कहते हैं अमेरिका के मैं जिहाद से खा रहा हूं, या उनके पांव में पड़े हुए हैं। $25,000 महीना उनके पांव में पड़ने वाली बात है ना, कि उनके साथ रिलेशनशिप। और मैं समझता हूं $25,000 काम कर रहा है उनका, 25,000 मैं समझता हूं बड़ी अच्छी है, बड़ी सस्ती डील इनको मिल गई है। मैं हैरान हूं इस बात पे। काश ऐसी डील जब ये 4 साल पाकिस्तान को रूल कर रहे थे तो पाकिस्तान के लिए हायर करते। ये बड़ी अच्छी डील है। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन जो है वो भी परेशान हो गया खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के केस पे। और उसके बाद देखें जी, वो इजराइल के अंदर पूरे प्रोग्राम हुए इनके ऊपर। मैं हैरान हूं, और सारी मैकेनिज्म ही सारा हिल गया, दुनिया, सारी दुनिया हिल के रह गई। वो $25,000 महीने पे बड़ी सस्ती डील है मैं समझता हूँ। बल्कि मैंने उनका नंबर नोट किए, कभी मुझे कभी जरूरत पड़ गई कोई इस तरह की करने की, तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल।
और आउटलुक देखे ना उनकी। और उसके बाद देखे राबन राफेल से मुलाकात हो गई, उसके बाद अमेरिकन एम्बेसडर मिल रहा है, CIA भी सीधी हो गई है, यूनाइटेड नेशन भी $25,000 महीने में सीधी हो गई है। लेकिन ताहिर साहब एक बात मैं यहाँ पे साथ में क्वेश्चन ऐड करता जाऊं कि सुनने में आया है कि इमरान खान के जो लोग हैं वो वाशिंगटन आए हैं, उन्होंने यहाँ पे थिंक टैंक्स को मिलने की कोशिश की है। हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इसको रिपोर्ट किया है और वो लोग उसको नहीं मिले। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त, क्या वाशिंगटन में तजब्जब है इमरान खान से डील करना, या कि आप समझते हैं कि जो है बात बन जाएगी थोड़े अरसे बाद? नहीं चीमा साहब, दो चीजें जो सबसे, मैं हमेशा एक बात बताऊंगा कि मैंने चीमा साहब वाशिंगटन DC में बैठा हूं और मैं वाशिंगटन DC को देखता हूं कि हाउ द वाशिंगटन DC इज गोइंग टू ऑपरेट इन द फ्यूचर और ऑपरेटिंग राइट नाउ। उसमें सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल पाकिस्तान के लिए दो चीजें हैं। एक वहां अप्रूवल फ्रॉम इजरायली लॉबी एंड द सेकंड अप्रूवल गोइंग थ्रू द इंडियन लॉबी, भारत की लॉबी से, जिनकी आप बात कर रहे हैं लोअर लेवल पे मुलाकातों की बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, अगर ऊपर से कोई बड़े लेवल पर पॉलिसी चेंज आएगी तो ये दो हर्डल्स जो है पहले क्रॉस करेंगे तो तब होगा। ये सिर्फ ये जो कॉस्मेटिक, ये जो आप बातें $25,000 महीना डिलीवर हो रहा है, कॉस्मेटिक वर्क है सारा ये। आप मुझे ये बताएं कि वो जो मिस्टर लू है जिनके खिलाफ ये पड़े, वो भारत के दौरे पे थे आज से महीना पहले। और दूसरा 130 अपॉइंटमेंट्स हैं पॉलिसी रिलेटेड भारतीय निजात लोगों की। वो आपका क्या ख्याल है कि वो मेरा मतलब पकौड़े खा रहे हैं, वो फारग बैठे हैं, वो मेरा उनको कोई कंसर्न नहीं है, उनको किस तरह ये क्रॉस करके आगे जाएंगे ये इनको पता नहीं है। खान साहब दर हकीकत, आई विश कि खान साहब के पास मेच्योरिटी होती, पॉलिटिकल मेच्योरिटी होती, असेंबली में बैठते, 5 साल असेंबलियां पूरी होती, वहां बैठ के दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेते। मुझे ये बताएं, भारत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो वो आग लगा देते हैं मुल्क को। आपका जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा है कि मुल्क में 3 टुकड़े कर दूंगा, लेकिन खान साहब के पास पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है ना। खान साहब ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की रिप्यूट को, और बिलखसूस अब सलाब जदगान की जो बददुआएं ले रहे हैं, मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। इस वक्त चाहिए था खान साहब जितना ये सारा एक्सपेंस कर रहे हैं करोड़ों का ये म्यूजिक कॉन्सर्ट्स पे लोगों को, आज फिर वही 70 साल के बाबा जी ने उन्होंने बार बार कहा है डीजल मौलाना फजलुर रहमान महंगा हो गया है, चेरी ब्लॉसम है, और ये लोग फिर आगे से हंसते हैं, खान साहब भी हंसते हैं। ये सियासी तरबियत की जा रही है जिहाद की, देखें ये कहते हैं मैं जिहाद की ट्रेनिंग आपकी कर रहा हूँ, और उनको लोगों को नेम कॉलिंग और इस तरह इस नॉट मैच्योर। आप पॉलिसी रिलेटेड बातें होनी चाहिए, पर्सनल अटैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। आज मरियम नवाज की फिर वही किसी पिटी वही वीडियो जो है 10-10 साल पुरानी वही चला रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं उन्हीं को, और लोग हैं सामने पे। और मैं नीचे जब देखता हूँ जलसा आज मैं देखता हूँ लोग एंटरटेनिंग के लिए आते हैं, कोई वो सीरियस, उनके हाथों में ना स्लोगन होते हैं, लोग बिल्कुल मेकअप करके, औरतें खवातीन बैठी होती है नीचे, जिस तरह वो किसी कॉन्सर्ट में कार्निवल में आई हैं, जिस तरह वहां पे स्टॉल लगते हैं, वहां पे म्यूजिक होता है, डीजे बट तमादम मस्त कलंदर कराता है ऊपर। पहले तो सिर्फ होता था म्यूजिक की हद तक, अब तो टोटे चलाते हैं ना मेरा, आप तो पीछे काट के टोटे भी चलाते हैं, पिछले सियासी जो है टोटे वो लगाते हैं। वो आपको पता होगा पहले सियासी टोटे भी होते थे जिनमें आवाज वो डब करके लगाते थे, बिल्कुल चलते थे जियो न्यूज़ पे। बिल्कुल। अब तो खान साहब इज एन एंटरटेनर, ओरिजिनली ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, ही डजंट नो पॉलिटिक्स। मैं तो जिस तरह को मैकियावेली के निकलो मैकियावेली के पैरोकार हैं ये, मौलाना मैकियावेली न्याजी मुफ्ती मैकियावेली न्याजी, मुफ्ती मैकियावेली न्याजी, बिल्कुल। फतवे भी खान साहब ने देने शुरू कर दिए। आज फिर फतवा दिया उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट को कॉल करके उन्होंने कहा है कि कुरान कहता है कि हक की अमर बिल मारूफ का साथ दो। आज उन्होंने भी चैलेंज कर दिया कि यू आर नॉट, यू आर अगेंस्ट योर ओन रिलीजन। ये भी फतवा आज फिर छोड़ा उन्होंने रहीम यार खान में। मैं समझता हूँ कि, और मुझे अफसोस है, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ गिला है कि इस सख्त मौके में और अपनी आंखों के सामने मुल्क की तबाही देख रहे हैं वो, और मुझे इस बात का, क्योंकि ये उनकी प्रोडक्ट है, ये उनकी प्रोडक्ट है। यू ब्रॉट हिम टू द पोजीशन टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, दिस इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन टू डील विद इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उन्हीं की जॉब थी, लेकिन शायद नवंबर के बाद कोई तब्दीलियां आ जाएं, क्योंकि इस वक्त वो किसी दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, रियासत पाकिस्तान इतनी बड़ी है लेकिन 21वें ग्रेड की अपॉइंटमेंट के लिए मुल्क में तूफान मचा हुआ है। टोटल इस वक्त टोटल पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, हर पार्टी का, हर अदारे का, हर चीज का, अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट आर्मी चीफ। अनफॉर्चुनेट देखिए ना, चेयरमैन वापडा पाकिस्तान में कौन होगा, चेयरमैन FBR कौन होगा, नेशनल असेंबली का स्पीकर होगा, कोई परवाह नहीं, लेकिन एक 21वें ग्रेड का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अपॉइंटमेंट है। लेकिन देख ले पाकिस्तान का जो सारा का सारा पाकिस्तान वो हिल रहा है। एनी हो, लेकिन मैं इस पे आखिरी चीज ये कहूंगा कि मैं देखें, इन सारी चीजों के अंदर जो लोग सफर कर रहे हैं, जो खुले छत के नीचे बैठे हैं, वो उनकी बद्दुआएं, आपका क्या ख्याल है, वो दुआएं मांग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तानी इदारों के लिए दुआएं मांग रहे हैं?
आप क्या ख्याल है, खुदा उनकी बद्दुआएं नहीं सुन रहा है? ह्यूमैनिटी, दुनिया नहीं देख रही कि आप अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? आप दुनिया को मैसेज क्या जा रहा है? उन 3.5 करोड़ लोगों के जो बच्चे खुले छत के नीचे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपको, जब इस सैलाब की वजह से आपके कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होगा। भूख पड़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, डाके पड़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात हो गए ना, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि भाई कई मोर्चों पर ना, मतलब कि इंटरनल ही, मतलब कि भाई वो कहते हैं ना कि वो वॉर चल जाती है, मतलब घर के अंदर ही, मतलब कि भाई सिविल वॉर चल जाती है, वो ही पाकिस्तान के अंदर चल रही है। एक तरफ तो बलूचिस्तान है जो कि भाई साहब वो आज़ाद देश मांग रहा है अपना, मतलब कि बलूचिस्तान नाम का। और भाई साहब वो जो POK है वहाँ पे अलग भाई प्रदर्शन हो रहे हैं, वो अलग आज़ादी मांग रहे हैं, ठीक है भाई साहब। और पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी है ही नहीं, पॉलिटिक्स भी कुछ भी है नहीं, मतलब कि पॉलिटिक्स में मतलब कि आपको पता ही है कि भाई क्या हो रहा है, मतलब कि भाई उनकी जो स्टैब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो कैसे मतलब कि भाई साहब बैठे हुई है पाकिस्तान के 100 करोड़ लोकतंत्र पर। तो भाई आपको पता ही है कि लोकतंत्र तो भाई साहब पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा है कि भाई साहब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र तो पाकिस्तान के अंदर ही है। ये बात तो भाई साहब पूरी दुनिया जानती है कितना बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। लेकिन भाई बात है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी हो रही है ना, उससे भाई पाकिस्तान का मतलब इकोनॉमी है ना, मतलब बिल्कुल ठप हो चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, कब का हो चुका है भाई वो, मतलब कि वो चल रहा है, मतलब कि भाई साहब एक बंदे ने क्या बोलते हैं, एक बार शाहिद खान ने बताया था कि भाई मतलब कि उनसे किसी ने सवाल पूछा था कि भाई पाकिस्तान मतलब कि अभी मतलब कि कब तक सर्वाइव कर पाएगा, मतलब कि ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ करेगा। तो उसने बताया कि भाई ये ऐसे ही चलेगा, ये खिसक के भाई सब ऐसे ही चलेगा भाई, मतलब कि भाई पूरे मुल्क मतलब बिल्कुल तबाह नहीं होते, मतलब कि वो गरीबी में रहते हैं भाई साहब। जैसे अफ़गानिस्तान है, मतलब अफ़गानिस्तान में देखो कितनी गरीबी है वहाँ पे, ठीक है भाई साहब। और भी ज़्यादा मुल्क हैं, सोमाली, वो क्या बोलते हैं, साउथ सूडान है, वैसे ही मतलब कि भाई सिचुएशन बननी पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान मतलब कि खुद से अपनी मतलब कि हालात नहीं सुधारना चाहते, तो भाई किस दूसरे से उम्मीद क्यों रखते हैं? ये सोचते हैं कि भाई भारत मदद कर देगा, लेकिन भाई भारत मदद नहीं करेगा भाई साहब तुम्हारी। तुम भाई मन ही मन में तो चाहते हो कि भारत हमारी मदद कर दे, कैसे न कैसे करके कर दे, लेकिन भाई साहब तुम जो भारत के साथ करते हो भाई साहब, भारत में जो आतंकी भेजते हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि भाई भारत तुम्हारी मदद करेगा? भारत तो कभी मदद नहीं करेगा। पाकिस्तान सोचते हैं कि बस इनके यहाँ फ्लड आ जाए या फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए तो भाई ये कि भारत मदद करने आएगा। भाई भारत तुम्हारी मदद नहीं करेगा, दुनिया की मदद करेगा भाई। भारत तुम्हारी मदद करने नहीं वाला। जितने ज़्यादा तुमने भारत को दिए हैं, जितना परेशान तुमने भारत को किया है, ठीक है भाई साहब, भारत कभी नहीं भूलेगा भाई। इतने जवान हमारे मतलब वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई साहब, हमारे इतने जवान, ठीक है भाई, हमारे सिविलियंस भाई। ऑपरेशन सिंदूर भाई क्यों चलाया था? इसी वजह से चलाया था, ठीक है। तो मैं आपको पूरा विस्तार में बताता हूँ, ठीक है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, कमज़ोर औद्योगिक आधार, खाद्य संकट और बेहद सीमित बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियां बढ़ी थी, ठीक है। रेलवे और कुछ औद्योगिक संस्थान मौजूद थे, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भारी उद्योग, वैज्ञानिक संस्थान, ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी क्षमता बहुत सीमित थी, ठीक है। भारत को सबसे पहले एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी थी जो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ठीक है। आज़ादी के शुरुआती दशकों में सरकार ने बड़े बांधों, इस्पात संयंत्रों, बिजली परियोजनाओं, IIT जैसे संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों पर जोर दिया। इस दौर की सोच थी कि भाई पहले देश की उत्पादन क्षमता और संस्थागत आधार तैयार करो, फिर आर्थिक विकास को तेज करो। इसी दौरान कृषि में भी बड़े बदलाव आए, ठीक है। 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति ने भारत की खाद्यान्न उत्पादन क्षमता को काफ़ी बढ़ाया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव पड़ा। इसका एक बड़ा परिणाम ये हुआ कि भारत धीरे धीरे खाद्यान्न के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर रहने वाले देश से अधिक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा। 1991 में सबसे बड़ा आर्थिक मोड़ फिर आया। 1991 भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम हो गया था और देश की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव करने पड़े। इसके बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था ज़्यादा खुली, कई क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कम हुआ और निजी कंपनियों के लिए अवसर बढ़े। यही वह दौर था जिसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से कहीं अधिक मजबूती दी और जोड़ दिया, अधिक मजबूती से जोड़ दिया। IT रेवोल्यूशन भारत की नई पहचान बनी, ठीक है। 1990 के दशक में अंततः और 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक में एक
और क्रांति आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहर वैश्विक आईटी और सर्विस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने लगे। भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स दुनिया भर की कंपनियों के साथ काम करने लगे। भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई कम लागत पर बड़ी संख्या में स्किल्ड प्रोफेशनल्स उपलब्ध होना। ठीक है, डिजिटल इंडिया अर्थव्यवस्था का नया इंजन बन गया। इसके बाद भारत की विकास कहानी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बड़ी भूमिका निभाई। मोबाइल, इंटरनेट, आधार, डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई जैसे व्यवस्थाओं ने करोड़ों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा। आज एक छोटा व्यापारी भी डिजिटल व्यापार कर सकता है और एक आम नागरिक अपने फ़ोन से कई प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस इस्तेमाल कर सकता है। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था, इसने अर्थव्यवस्था में फॉर्मलाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। पिछले वर्षों में भारत ने हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, पोर्ट्स, मेट्रो सिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े स्तर पर निवेश किया। साथ ही मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, पीएलआई और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसी नीतियों के जरिए भारत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत अब केवल एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट नहीं रहना चाहता, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।